स्कोप ऑफ द एक्ट, इंट्रोडक्शन कुछ काम का नहीं, बट हम पढ़ रहे हैं फिर भी, ठीक है। बहुत ही प्यारा चैप्टर, ब्यूटीफुल चैप्टर। द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट आर एप्लीकेबल टू कॉन्ट्रैक्ट्स रिलेटेड टू सेल्स ऑफ गुड्स। कितना ऑब्वियस था सर, नाम ही है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। रिलेटेड टू सेल्स ऑफ गुड्स विच मीन्स, माफ कर रहा हूं, आगे भी आएगा वैसे तो, मूवेबल प्रॉपर्टीज। हम सिर्फ मूवेबल की बात करेंगे, इमूवेबल की बात नहीं करेंगे, बिकॉज के लिए हमारे पास एक अलग से एक्ट है जिसका नाम लिखा उसने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। द एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज लाइक लैंड, फील्ड, शॉप, हाउस एटसेट्रा, क्योंकि उसके लिए वी हैव ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। सोगा डील्स ओनली विथ मूवेबल प्रॉपर्टी, कल हमने ऊपर डिस्कस, मार्क भी करा उसमें। आगे अगले दोनों पैराग्राफ समझ में आने चाहिए हमको, बिकॉज हमने आपको प्रैक्टिकली दिखाया कि कॉन्ट्रैक्ट से निकाल के सोगा बनाया गया। तो वही यहां पे लिखा है, जनरल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अप्लाई टू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एज फार एज दे आर नॉट इनकंसिस्टेंट विद द एक्सप्रेस प्रोविजंस ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। तो भाई कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी सोगा को लगेगा जब तक सोगा में कुछ अलग से लिखा हुआ नहीं तब तक। द एक्सप्रेशन यूज्ड बट नॉट डिफाइंड इन सोगा, आप उसको कॉन्ट्रैक्ट से उठा लेना। The expressions used but not defined in the Sales of Goods Act 1930 are defined in the Contract Act, have the meanings assigned to them in that act, मतलब Contract Act, इसको आप यूज कर सकते हो। The customs and uses will find both the parties if they are reasonable and are known to the parties at the time of entering into contract of sale। ठीक है, इंट्रोडक्शन था, पढ़ लिया मैंने, काट दिया, कुछ काम तो नहीं। नीचे डेफिनेशंस, पहला बायर आणि सेलर। बायर मतलब वो जो बाय करता है या अग्री करता है बाय करने को, सेलर मतलब जो सेल करता है या अग्री करता है सेल करने को। तो डेफिनेशन थोड़ी सी वाइड है, देखो अभी क्या लिखा। बायर मीन्स अ पर्सन वो बाइज और अग्रीज टू बाय द गुड्स, सेलर मीन्स अ पर्सन वो सेल्स और अग्रीज टू सेल द गुड्स। द टू टर्म्स बायर एंड सेलर आर कॉम्प्लीमेंट्री, साथ साथ में यूज होते हैं, एंड रिप्रेजेंट द टू पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स, एक बायर एक सेलर। एग्जाम के क्वेश्चन में आते हैं, पहला गुड्स का डेफिनेशन, दिमाग वाला काम, ठीक है, और ये आगे भी काम आएगा अपन को थ्रू आउट द चैप्टर। उसको एक बार अपन अच्छे से पढ़ लेते हैं डीप में जाके। स्टार्ट करता हुआ ऐसा बोल के आपको कि गुड्स का मतलब, यहां लिखा हमने गुड्स, उसमें बोलता है तीन पार्ट्स हैं। पहले पार्ट की बात करते हैं, बोलता है एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। हम ऑलरेडी पर क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी पे ही लगता है एक्ट, पर मुझे एक और अच्छा लगा वहां पे बारीक, विच इज काइंड। सर ये काइंड का मतलब क्या होगा? दिस काइंड विल बेसिकली इंक्लूड सॉलिड, आपके आसपास की चीजें, प्रोजेक्टर, आपका बैग, आपकी बॉटल, आपका कंपास बॉक्स, ये प्रोजेक्टर, ये सब आ गया सॉलिड के अंदर। देन लिक्विड, वो भी गुड्स है, ठीक है, दारू, पानी, सब कुछ। देन गैस, एलपीजी, सीएनजी, वो भी गुड्स है। उसके अलावा टेंजिबल, इनटेंजिबल, वो भी गुड्स है सर। तो काइंड मतलब हर तरह का, ये स्टार्टिंग पॉइंट और डेफिनेशन का, गुड्स का डेफिनेशन कि सर गुड्स का मतलब एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। माशाअल्लाह। आगे नेगेटिव लैंग्वेज आती है, फिर नेक्स्ट बोलता है बट एक्सक्लूड्स, क्या नहीं आता गुड्स के अंदर। दो बातें लिखी उसने, एक एक्शनेबल क्लेम, इसका मतलब आपको नहीं पता, और दूसरा मनी इन सर्कुलेशन। दो बातें लिखी, दोनों का वाला समझते हैं। स्टार्टिंग विद मनी इन सर्कुलेशन। मैं दुकान पे गया और मैंने दुकान वाले से लिया एक वड़ा पाव, डेफिनेटली गुड्स। मैंने उसको दिए पैसे। सर अगर मैं इसको भी गुड्स बोल दूंगा तो दुनिया का हर ट्रांजैक्शन बार्टर हो जाएगा, और बार्टर के ऊपर तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट लगता ही नहीं है। तो इसलिए आप इसको गुड्स नहीं बोल सकते। और डीप में जाए अगर, उसने मनी नहीं लिखा है सर, उसने मनी इन सर्कुलेशन लिखा है। फर्क है दोनों के अंदर सर, मतलब
सपोज मेरे पास एक कोई पुराना सिक्का पड़ा हुआ है अकबर के ज़माने का, इसको अगर मैं बेचता हूँ, ये गुड्स है क्योंकि सर्कुलेशन में नहीं है, घूम नहीं रहा है अभी, ये गुड्स है और इसके ऊपर सोगा लगेगा। दूसरा एग्जांपल, डीमोनेटाइजेशन के पहले वी यूज्ड टू हैव 1000 रुपए का नोट, अब वो विंटेज हो चुका है, मैं आज उसको अभी 10 साल बाद बेचूंगा फॉर लेट्स से ₹5000, ये गुड्स है क्योंकि मनी तो है पर इन सर्कुलेशन नहीं है। तो हम बोल रहे हैं गुड्स के अंदर एक्सक्लूड्स मनी इन सर्कुलेशन, वो गुड्स नहीं है, जो सर्कुलेशन नहीं है वो तो गुड्स है और उस पर सोगा लगेगा। ठीक है, फिर ऊपर लिखा हमने एक्शनेबल क्लेम। सिंपल भाषा में बात करें तो इसका मतलब होता है डेटर्स। क्लेम मतलब आपको पैसा लेना है, एक्शन मतलब जिसके लिए आप कोर्ट में जा सकते हो। तो एक्शन एबल क्लेम्स के सामने अगर पैसा ना दे तो आप कोर्ट में जाकर उसको सू कर सकते हो, मतलब हम बात करें डेटर्स की। तो गुड्स में नहीं आता, याद रखने के लिए डेटर्स एंड कैश, एग्जाम में लिखने के लिए एक्शनेबल क्लेम एंड मनी इन सर्कुलेशन, याद करने के लिए डेटर्स एंड कैश। कितना सिंपल है, हमने आपको डीप में ही बता दिया। ठीक है, यहाँ पे इसको मैं हटाऊँ सबको, अगर और उसका समरी करूँ मैं अगर, तो ऐसा कुछ हो गया कि 500 रुपये का नोट गुड्स नहीं, 1000 रुपये का नोट गुड्स है, अकबर के ज़माने का कॉइन गुड्स है, 2000 का नोट गुड्स नहीं है। इसके अलावा ये तो मैंने ऑलरेडी लिख ही दिया, सॉलिड लिक्विड गैस टेंजिबल इंटेंजिबल। ठीक है, ये हमने लिख दिया यहाँ पे डेटर्स। फिर लास्ट पार्ट आता है डेफिनेशन का, जहाँ पे डेफिनेशन खत्म हो जाती है सर, विच सेज पॉजिटिव लैंग्वेज बट इंक्लूड्स, अलग से बताया उसमें क्या आएगा जिससे कंफ्यूजन ना रहे। बट इंक्लूड्स, दो बातें लिखिए। पहला, स्टॉक्स एंड शेयर्स, रिकंसाइल करते हैं इसको। चलो एक बार, जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो ये आपकी बुक में भी दिया हुआ है, ये इंक्लूड्स स्टॉक्स एंड शेयर्स। इसको हटाऊँ अगर और 2 मिनट के जाऊँ लेवल 2 के ऊपर, सी एंटर, उसमें सेक्शन 44 में जाएगा अपन, तो अपन इसको रिकंसाइल कर सकते हैं। नीचे की तरफ आएगा लिखा हुआ रेड कलर से, सर 44। कंपनी से भी बोलता है शेयर्स एंड डिबेंचर्स मूवेबल प्रॉपर्टी है, और हम भी ये पढ़ रहे हैं, सोगा लगता है ऐसे गुड्स के ऊपर जो मूवेबल होता है, एंड हेंस स्टॉक्स एंड शेयर्स। ठीक है, दूसरा एक से भी रिकंसाइल करें इसको अपन में, स्टॉक्स एंड शेयर्स। आगे बात करते हैं, ग्रास, ग्रोइंग क्रॉप्स, कॉमा, बड़ा पॉइंट में शॉर्ट में लिख रहा हूं, थिंग्स अटैच टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड विच इज अग्रीड टू बी सीवियर्ड। वापस बोलता हूं, फिर मतलब बताता हूं, थिंग्स अटैच टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड विच इज अग्रीड टू बी सीवियर्ड। मतलब समझते हैं इसका, ये पूरा एक ही पॉइंट है, पूरा। एग्जाम्पल लेते हैं, सर एक पेड़ है, ठीक है, पटरी, इस पेड़ के ऊपर एक एप्पल लटका हुआ है, नॉट गुड्स, पर इसको हम अगर तोड़ दें और ये अगर नीचे गिर जाए तो दिस इज गुड्स। ऐसा क्यों? क्योंकि ये यहाँ से यहाँ पे सिवियर्ड हो गया, सिवियर्ड मतलब सेपरेट हो गया, अलग हो गया। तो ऐसे ग्रास, ऐसे ग्रोइंग क्रॉप्स और ऐसी चीज़ें जो हम धरती से अलग कर दें, मतलब मूवेबल हो गया, और जैसे मूवेबल हो गया
वो गुड्स हो गया सर। तो जब तक वो पेट पे लगा हुआ था तब तक गुड्स नहीं था, जैसे ही पेट से अलग हुआ मतलब सीवियर्ड हो गया, सेपरेट हो गया, तो वो गुड्स बन गया। और ऐसा करके आपका डेफिनेशन वहाँ पे खत्म होता है गुड्स का। देख बुक में आता हूँ एक बार, ये डेफिनेशन हमने ये ड्रॉ करा, कुछ नया नहीं करा। गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी के बाद अदर देन एक्शनेबल क्लेम, मनी इन सर्कुलेशन, ये गुड्स नहीं। एंड इंक्लूड्स स्टॉक्स एंड शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग्स अटैच टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड विच इज अग्रीड टू बी सीवियर्ड। सीवियर्ड मतलब अलग करना, सेपरेट करना। ऊपर भी लिख लेते हैं वही चीज को लिखा है विदाउट बॉक्सेस, सेम लिखा है। चौथी बार पढ़ रहे हैं। गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी एंड इंक्लूड्स स्टॉक्स एंड शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग्स अटैच टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड which is agreed to be severed, separated from the land before sale or under the contract of sale। एकदम इजी। नीचे बात करें एक्शनेबल क्लेम का मतलब बताया उसने, अपन को पढ़ लेते हैं एक बार। एक्शनेबल क्लेम्स आर क्लेम्स विच कैन बी एनफोर्स्ड ओनली बाय एन एक्शन और सूट। एग्जांपल डेट, पैसा लेने का आपको डेटर से बोला उसने, अ डेट इज नॉट अ मूवेबल प्रॉपर्टी और गुड्स। ठीक है, एफडी हमने कुछ काम करनी। इवन दी एफडीआर आर कंसीडर एज गुड्स अंडर 176 होती है, मेरे कुछ काम करनी, सिलेबस में नहीं है। नीचे आते हैं। गुड्स इंक्लूड बोथ टेंजिबल एंड इनटेंजिबल गुड्स। इनटेंजिबल के एग्जांपल्स दिए, गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क एक्सेट्रा। स्टॉक्स एंड शेयर्स, गैस, स्टीम, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड लास्ट समझ में नहीं आएगा आपको, डिक्री ऑफ कोर्ट आर ऑल्सो कंसिडर टू बी गुड्स। ऊपर का सबको समझ में आ गया। टेंजिबल, इनटेंजिबल, इनटेंजिबल के एग्जांपल्स स्टॉक, शेयर्स, गैस, स्टीम, वाटर, ये सब कुछ आ गया। डिक्री ऑफ कोर्ट की बात भी कर लेते हैं सर। ये क्या होता है? डिक्री ऑफ कोर्ट मतलब कोर्ट का ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ कोर्ट। डिक्री का मतलब सर ये गुड्स कैसे हो गया? एग्जांपल देते हैं। सपोज हमारे घर और गवर्नमेंट को यहां से मेट्रो का लाइन निकालने का है, ठीक है। घर है हमारा, लेट्स से 3 फ्लोर का बंगलो है और गवर्नमेंट को यहां से मेट्रो का लाइन निकालने का है। गवर्नमेंट आएगा मेरे पास, बोलेगा ब्रो घर खाली कर। मैं बोलूंगा नहीं करूंगा। कानून में लिखा है आपको करना पड़ेगा, मना नहीं कर सकते, करना पड़ेगा आपको। सर घर की कीमत कितनी थी? लेट्स से 5 करोड़। सर गवर्नमेंट आपको कितना देगा? पूरा 5 करोड़। द क्वेश्चन इज मुझे क्या फायदा हुआ? उल्टा मुझे तो नुकसान हो गया, घर शिफ्ट करना पड़ेगा, नया घर बनाना पड़ेगा, तब तक रेंट पे रहना पड़ेगा। तो वाई वुड आई एग्री? लॉ में क्या होता है, कोई बात नहीं, अगर गवर्नमेंट का ऐसा कोई ऑर्डर आता है आपको घर खाली करने का, तो इस 5 करोड़ के साथ साथ हम आपको देंगे एक TDR, मतलब ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स। सर मतलब अब जहां पे मैं नया घर बनाऊंगा वहां पे मैं एक फ्लोर एक्स्ट्रा बना सकता हूं, इसकी मुझे परमिशन दे दी। रियल वर्ल्ड में अगर मुझे कोई बिल्डिंग बनानी होती है तो परमिशन नहीं पड़ती, कितने फ्लोर की बनाऊं, चल 50 की बना देते हैं, परमिशन लेना पड़ता है। तो गवर्नमेंट ने मुझे 1 फ्लोर की परमिशन एक्स्ट्रा दे दी। नाउ दिस इज माई राइट। अब मेरे घर में इतने लोग ही नहीं कि मैं 4 फ्लोर में रहूं, तो मैं क्या करूंगा, इस TDR को बेच दूंगा। किसको? किसी बिल्डर को। तो बिल्डर के अगर परमिशन होगी 40 फ्लोर की तो वो 41 बना सकता है। तो जस्ट लाइक गुड्स मैंने इसको ट्रांसफर कर दिया, नाम में ही लिखा है ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स, ठीक है, एक फ्लोर बनाने की परमिशन। एग्जाम्पल हो गया डिग्री ऑफ कोर्ट का, जहां पे लिखा हुआ था, ठीक है, वेरी वेरी इजी। तो ये सबको हम गुड्स बोल रहे हैं बेसिकली, और उसी को यहाँ पे उसने डेफिनेशन में डिफाइन करा काम का, ठीक है। एक्शनेबल क्लेम मतलब डेटर्स बताया मैंने आपको, मनी सर्विस मतलब अभी जो घूम रहा है। नीचे आते हैं, इजी टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स 3 पार्ट में तोड़ा, एग्जिस्टिंग, फ्यूचर, कंटिंजेंट। हम एग्जाम्पल लेते हैं फटाक से, स्टार्टिंग विथ फ्यूचर गुड्स। नाम में लिखा हुआ है फ्यूचर गुड्स, मतलब वो आज की तारीख में दुनिया में नहीं है। एग्जाम्पल लेते हैं, सर मैकडी वाला मेरे पास आया और मुझे आके बोला कि आपके फार्म के अंदर जो पटेटोज हैं
हमको एग्जैक्ट वैसे ही पोटैटो चाहिए हमारे फ्रेंच फ्राइज के लिए। मैंने कहा ठीक है डन, मैं आपको बेच दूंगा। उसने बोला ठीक है, बोले लाओ दो। मैंने कहा 1 मिनट, अभी पोटैटो उगे नहीं है, उगने वाले हैं अभी भाई, 3 महीना लगेगा इनको उगने में, तो एक काम करना 3 महीने बाद आना। मैकडी बोलता है ठीक है चल मैं 3 महीने बाद आऊंगा। तो यहां पे हमारे बीच में एक अग्रीमेंट बना है विथ रिस्पेक्ट टू द गुड्स जो दुनिया में है ही नहीं, आने वाले, और इसलिए हमने लगा दिया यहां पे फ्यूचर गुड्स, दैट इज गुड्स टू बी प्रोड्यूस्ड। बुक की भाषा में बात करो तो टू बी प्रोड्यूस्ड, उसको हम फ्यूचर गुड्स बोलते हैं। बहुत आसान। दूसरा टॉपिक समझते हैं। ए ने बी को बोला ब्रो मेरे को टीपू सुल्तान का स्वॉर्ड चाहिए। बी बोलता है भाई मेरे पास है ही नहीं, वो तो सी के पास है। मैं एक काम करता हूं, सी के पास जाता हूं, अगर सी मुझे बेच देगा, ठीक है मैंने वर्ड यूज करा इफ, अगर, तो मैं तेरे को बेच देगा। मैंने बोला ठीक है डन। अब वी डोंट नो सी बेचेगा कि नहीं बेचेगा, तो कंक्लूजन क्या हुआ, प्रोवाइडेड सी बी को बेचेगा तो बी ए को बेचेगा। जैसे मैंने लिख दिया प्रोवाइडेड मतलब इफ्स एंड बट्स, तो ये हो गया सर कंटिंजेंट गुड्स, क्योंकि कंटिंजेंट का मतलब ही होता है हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो इस केस के अंदर ये जो सॉर्ड है ये कंटिंजेंट गुड्स हो गया, हो सकता है सी बेचे, हो सकता है सी ना बेचे, तो डिपेंड कर रहा है एक कंडीशन के ऊपर, ठीक है कंडीशन पे डिपेंड कर रहा है। एंड द कंडीशन इज अगर सी बी को बेचेगा तो, दैट इज द कंडीशन। और ऊपर जब ये उगेंगे तब। दोनों के अंदर एक बात कॉमन समझ में आनी चाहिए सर, कि आप दोनों के अंदर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। मैंने भी देख जानबूझ के वर्ड लिखा है अग्रीमेंट। सर क्यों, जो चीज दुनिया में नहीं है उसका कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो सकता है? तो दोनों केस के अंदर अग्रीमेंट होता है, अग्रीमेंट, अग्रीमेंट टू सेल, क्योंकि जो चीज दुनिया में नहीं उसका आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। जाते बुक में एक बार, और दोनों आसान टॉपिक खत्म कर लेते हैं, देख एक बार में समझ में आ जाना चाहिए। ये रहा देख फ्यूचर गुड्स। पहले सीधे एग्जांपल पे आता हूं, ठीक है। तीनों के अंदर मुझे मिलेगा एक कॉमन पॉइंट, टू बी ग्रोन, मे यील्ड, विल बी प्रोड्यूस्ड। एक झटके में पहचानने के लिए कि फ्यूचर गुड्स की बात चल रही है, क्योंकि हम आगे की बात कर रहे हैं। तो 1000 क्विंटल्स ऑफ पोटैटोस टू बी ग्रोन on A's field is an example of agreement to sell. P agrees to sell to Q all the milk that the cow may yield during the coming year. Again future की बात कर रहे हैं। This is a contract for sale of future goods. 8. T agrees to sell to S all the oranges which will be produced in his garden this year. It is a contract for sale of future goods. लिखा उसने भी आगे देख, amounting to agreement to sell. कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो सकता है? ऊपर आते हैं, थ्योरी पढ़ते हैं। देख मुझे लैंग्वेज मिली टू बी, जो मैं लिखा हूं पे जानबूझ के मेरे नोट्स में। फ्यूचर गुड्स मींस गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड और टू बी प्रोड्यूस्ड और टू बी एक्वायर्ड बाय द सेलर आफ्टर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ फ्यूचर गुड्स इज ऑलवेज, लिखा हुआ गया सर, अग्रीमेंट टू सेल। इट इज नेवर एक्चुअल सेल बिकॉज अ पर्सन कैन नॉट ट्रांसफर व्हाट इज नॉट इन एक्सिस्टेंस। कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, अग्रीमेंट हो सकता है, ठीक है। ऊपर आते हैं कंटिंजेंट गुड्स। मार्क करता हूं, दोनों एग्जांपल के अंदर एक ही वर्ड कॉमन मिलेगा मुझे, जो मैंने नोट्स में लिखा ऑलरेडी, विच इज प्रोवाइडेड। प्रोवाइडेड मतलब अगर, इफ। तो ए अग्रीज टू सेल टू बी अ पिकासो पेंटिंग प्रोवाइडेड ही इज एबल टू परचेज इट फ्रॉम हिज प्रेजेंट ओनर। दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ कंटिंजेंट गुड्स। एग्जांपल 10. P contracts to sell 50 pieces of particular article provided the ship which is bringing them reaches the port safely. This is an agreement for sale of contingent goods. Okay, theory पढ़ लेते हैं। The acquisition of goods which depends upon an uncertain contingency, मतलब uncertain event जो मैंने डिस्कस किया, are called contingent goods. Contingent goods also operate as agreement to sale and not a sale. So far as the question of passing of property to the buyer is concerned, मतलब ownership. In other words, like the future goods, in the case of contingent goods also,
द प्रॉपर्टी डज नॉट पास टू द बायर एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट। दोनों पॉइंट बहुत ज्यादा आसान है, दैट इज कंटिंजेंट एंड फ्यूचर। हम आगे बात करते हैं। एग्जिस्टिंग के अंदर 3 कैटेगरी, 3 में से 2 आसान, एक बहुत डिफिकल्ट है। हम पहले आसान निपटा देते हैं। तो हम आ गए एग्जिस्टिंग गुड्स के ऊपर। एग्जिस्टिंग गुड्स के अंदर 3 टाइप्स हैं फर्दर। एक उल्टा लिखूंगा, अनअसर्टेन गुड्स, असर्टेन गुड्स, स्पेसिफिक गुड्स। ये 2 आसान है सर। एग्जांपल लेते हैं, एकदम आसान एग्जांपल लेते हैं। जीवन इसमें निकल जाएगा ठंडी गर्मी में। एग्जांपल लेते हैं। सपोज हम एक शॉप पे गए टू परचेज एप्पल्स। यहां पे दुकानदार और दुकान में बहुत सारे एप्पल्स। हमने दुकान वाले को बोला भैया एप्पल किस भाव में दिए। ठीक है, हमने से क्वेश्चन पूछा, प्राइस। नंबर 1 उसने रिप्लाई करा 100 रुपए किलो। नंबर 2, नंबर 3 मैंने बोला ओके मुझे 1 किलो दे दो। जैसे ही मैंने बोला 1 किलो दे दो, कॉन्ट्रैक्ट बन गया। ना आपको पता, ना मुझे पता, ना दुकान वाले को पता, ना बायर को पता कि सर इतने सारे एप्पल्स में से लेट्स से उसकी दुकान में पड़े हुए हैं फिलहाल 100 किलो। मुझे नहीं पता कौन सा 1 किलो साइड में निकालेगा। हो सकता है वो ये वाला हो सकता है वो ये वाले हो सकता है पीछे वाले हो, ये वाले हो, कोई भी हो सकता है। ना मुझे पता ना उसको पता कि वो कौन सा 1 किलो छाट के बाहर निकालेगा, या मैं खुद कौन सा छाट के 1 किलो बाहर निकालेगा। मतलब यहां पे एज ऑफ नाउ पॉइंट नंबर 3 पे इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर अनअसर्टेन गुड्स। नाम में ही मतलब लिखा है, जो असर्टेन नहीं हुआ है, जो पता नहीं चला है, अनअसर्टेन गुड्स। ठीक है सर, व्हाट नेक्स्ट? भाई मैंने बोला 1 किलो निकाल के दे, तो मुझे 1 किलो निकाल के देगा। तो लेट्स से उसने यहां पीछे से ये निकाल के साइड में कर दिया, 1 2 3, इसको बोलेंगे असर्टेन गुड्स। नाम में ही मतलब है। अब पता पड़ गया हमें कौन से एप्पल हमारे हैं। जब तक पता नहीं था तब तक अनअसर्टेन है, जैसे ही पता चल गया साइड में निकाला असर्टेन। तो वेरी इजी दीज 2, ये और ये। एक बुक में से पढ़ता हूं, अनअसर्टेन और असर्टेन। ठीक है, दोनों आसान। अनअसर्टेन स्टार्ट करते हैं ऑब्वियसली लॉजिकली उल्टा। बोलता है अनअसर्टेन गुड्स आर द गुड्स विच आर नॉट स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड or ascertained at the time of making of the contract. They are indicated or defined only by description or sample. Example दिया, दोनों example अच्छे। If A agrees to sell to B 1 packet of salt out of the lot of 100 packets lying in his shop, it is a sale of unascertained goods because it is not known which packet is to be delivered. As soon as a particular packet is separated from the lot, it becomes ascertained or specific goods. जो हमने डिस्कस किया। Example 5 की बात करें, X has 10 horses. He promises to sell one of them, but does not specify which horse he will sell. It is a contract for sale of unascertained goods. नहीं पता 10 में से कौन सा बाहर आएगा, unascertained। फिर ascertained पे आते हैं। Unascertained goods are the goods which are identified in accordance with the agreement after the contract of sale is made. This term is not defined in the act but has been judicially interpreted. Case law से समझा गया है। In actual practice, the term ascertained goods is used in the same sense as specific goods. काम की बात करें अब। When out of a lot of large quantity of unascertained goods, the number of quantity contracted is identified,
सच आइडेंटिफाइड गुड्स आर कॉल्ड असर्टेन गुड्स। नीचे भी वो लिखा उसने, द वर्ड असर्टेनमेंट मीन्स टू आइडेंटिफाई द गुड्स बाय सेपरेटिंग देम फ्रॉम द बिगर लॉट। एग्जाम्पल 3, a wholesaler of cotton has 100 bales in his godown. He agrees to sell 50 bales and these bales were selected and set aside. On selection, the goods becomes ascertained. In this case, the contract is for sale of ascertained goods. As the cotton bales to be sold are identified and agreed after the formation of the contract. It may be noted that before the ascertainment of the goods, the contract was for sale of unascertained goods. एकदम आसान। दर्द है स्पेसिफिक में, ऊपर जो दिया हुआ है। आगे बोलिए। किसी किसी बात करिए, कैसे वर्ड एवोल्यूशन? कुछ यहाँ पे कहाँ लिखा है कि वांटेड अ स्पेसिफिक हॉर्स? कुछ नहीं लिखा। उसने से बोला कि मुझे हॉर्स चाहिए, उसके पास 10 हॉर्स थे। मुझे नहीं पता, उसको नहीं पता मुझे कौन सा हॉर्स देगा। क्वेश्चन में ऐसा कहाँ दिया हुआ कि मुझे स्पेसिफिक हॉर्स चाहिए ब्लैक वाला, ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? और अगर नहीं भी लिखा हो तो भी वॉइड है विनिशो कैसे हुआ? उसके लिए आपने ऐसा अज्यूम करा कि उसके दिमाग में ब्लैक नहीं है। पहले आपने ऐसा अज्यूम करा कि उसको ब्लैक चाहिए, फिर आपने ऐसा अज्यूम करा कि उसके दिमाग में ब्लैक नहीं है। तो अगर उसके दिमाग में ब्लैक है तो फिर वॉइड कैसे हुआ? कहाँ लिखा है ऐसा? पर एग्जाम्पल में से कहीं लिखा कि इसको एग्जैक्टली स्पेसिफिक यही वाला चाहिए था। एग्जाम्पल में इतना लिखा है हॉर्स चाहिए था। मुझे ऐसा कर दिया कि उसको ये वाला हॉर्स या ये ब्रीड का हॉर्स चाहिए था, कुछ नहीं बोला। स्पेसिफिक गुड्स। दिक्कत है ये पढ़ने के बाद समझ में नहीं आएगा कि असर्टेन से ये अलग कैसे है। आप फाइंड करोगे, मैं नहीं बता रहा। हाउ इज स्पेसिफिक गुड्स डिफरेंट फ्रॉम असर्टेन गुड्स इज द क्वेश्चन मेरा आपसे। सुन लो, एग्जाम्पल दो ना सर। फॉर एग्जांपल ये वाले हॉर्स के एग्जांपल में कॉन्ट्रैक्ट, जब कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था तभी उनको पता नहीं था कि 10 हॉर्स में से कौन सा बेचेंगे। बट फॉर एग्जांपल अगर बायर ने बोला कि ये वाला हॉर्स ही चाहिए, जैसे रॉन्ग नहीं है पर बहुत गंदा एग्जाम्पल है। रॉन्ग नहीं है पर हम इससे कंपेयर करते हैं हमारे एग्जाम्पल से, असर्टेन वाले से, तो बेटर समझ में आना चाहिए। सब कुछ सेम, सब कुछ सेम। दुकान है एक, यहाँ पे बायर है। इस बार जो दुकान है उसमें एप्पल्स नहीं है सर, उसमें कीवीज पड़े हुए हैं। ठीक है, शायद पता होगा कीवीज ऑलरेडी बॉक्सेस में आते हैं। आपने कभी भी कीवीज को ओपन नहीं देखा होगा। दे आर ऑलवेज इन बॉक्सेस ऑफ 3, 6, ऐसे आपको बॉक्सेस में मिलेंगे। क्या हुआ? तेरा कीवी, उसका लीची, इसका दारू, सबका फेवरेट गुड्स। हम दुकान पे गए, हमने शॉपकीपर को बोला कि हमें ये कीवी का चाहिए बॉक्स। किस भाव में दिया? उसने बोला 100 रुपये। आपने बोला ओके। दोनों के अंदर यहाँ पे ओके बोलने के बाद साइड में निकाला, म्हणजे आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट, और यहाँ पे एट। हम जब बात कहते हैं उस टाइम हमें ऑलरेडी पता था कि हम किसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पे हमें नहीं पता था। कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ओके हो गया, उसके बाद बाहर निकाला, एंड हेंस अनअसर्टेन से असर्टेन। यहाँ पे सीधा पता था पहले ही कि हम किसकी बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक। इसलिए उसका बुक का एग्जाम्पल रॉन्ग हो गया। जहाँ उसने मुझे बोला
any specified and finally agreed decided goods like Samsung Galaxy S7 Edge. Wrong example. दुकान में Samsung Galaxy S7 Edge 100 पीस भी तो हो सकते हैं, 100 में से कौन सा देगा मुझे क्या पता। तू तो ऐसा अज्यूम करे कि सब कुछ एक एक पीस ही है, गलत एग्जाम्पल। हाँ, 2 बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। A had 5 cars of different models. अब मुझे एग्जैक्टली पता है मुझे कौन सा चाहिए, ठीक है। 2 अच्छा एग्जाम्पल है। तो A had 5 cars of different models. He agreed to sell his Centro car to B. अब हमें उसी टाइम पता है कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे कि हम किसकी बात कर रहे हैं, इट इज स्पेसिफिक। And B agreed to purchase the same Centro car. In this case, the sale is for specific goods as the car has been identified and agreed at the time of contract of sale. तो पूरा गेम प्रेपोजिशन का था, at after, पूरा गेम उसका था। अगर ओपन कर देना, बोलिए। अगर वो खुद से एप्पल चूज करे तो वो स्पेसिफिक होता है। नहीं, कैसे होगा, आप समझे ही नहीं। अगर मैं खुद भी चूज करूंगा, हम ये देख रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट के बाद कर रहे हो कि पहले कर रहे हो, तो खुद भी चूज करेगा पर कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद करेगा, तो असर्टेनिटी हुआ ना। कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे स्पेसिफिक और कॉन्ट्रैक्ट के बाद तो वही तो डिस्कस किया, एट आफ्टर। तो इसमें तो खुद सिलेक्ट कर, पर सिलेक्ट तो तू ओके के बाद ही कर रहा है ना, तो हो तो कॉन्ट्रैक्ट के बाद ही रहा है ना। अब तू खुद करे कि वो करे, हाउ डज इट मैटर? अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स इज कॉन्ट्रैक्ट के पहले या कॉन्ट्रैक्ट के बाद में, आफ्टर, एट। वही तो लिखा हमने, वही तो कैच था। पर एक बार हम एक क्वेश्चन देखते हैं, शायद हमें समझ में आ जाए और बेटर। मैं निकालता हूँ क्वेश्चन, तब तक वही कर रहा था मैं अभी। एक अच्छा क्वेश्चन है, फेवरेट्स के अंदर आर्टिकल मिल गया, नवंबर 19 पहला क्वेश्चन। हाँ पिंकी, शुरू करते हैं। बहुत दिन बाद हम दिखे आज क्लास के अंदर, देखते हैं अब कितना हक सकते हैं। इंशाल्लाह नहीं। कहाँ गया बेस होगा, ये रहा, 3 ही है। दिमाग लगाइए और मुझे रीजन के साथ बताइए आपका क्या आंसर है और क्यों है, जल्दी। ओ बेवड़ी, इधर देख, समझा दूँ वापस। बोलता है सुन रहा हूँ मैं। ना इतना टाइम नहीं लगता, तुक्का मार रहे हो बेवड़े। एग्जिस्टिंग के अंदर भी 3 कैटेगरी है। हाँ, बीकॉम थोड़ी कर रहे हैं, वो कर रही है, हम सीए कर रहे हैं। नहीं, कोई बीएमएफ और बैफ भी तो कर रहा है। बैफ, प्लीज। हाँ भाई, हाँ हाँ दीदी, वो पढ़ रही, अभी भी पढ़ रही, देख पागल लड़की। आंसर दे, पहले का क्या, दूसरे का क्या, तीसरे का क्या। इसको तो मेरे को बोला। हाँ दीदी, नहीं वो भी पढ़ रही है। हाँ पिंकी, देखते अपन कितना हकते हैं। आंसर राइट है। हाँ हाँ, मैंने पूछा नहीं क्यों। आगे वेरी गुड, क्या बात है, पढ़ रहे अपन पहली बार, नाइस। ओ बेवड़े, क्या एक तीनों एग्जिस्टिंग बोल देता। ओ दीदी क्या पढ़ रही है, मैं पूछा उस टाइम पे। आंसर राइट उसके तीनों लिखा उसने, वह सिलेक्टेड एंड सेट असाइड। दूसरे के अंदर कुछ भी नहीं करा अब तक। हाँ, एक पैकेट बेचेंगे भाई, कौन सा पता ही नहीं कौन सा बेचेंगे।
और तीसरा विल बी वॉज द कैच। आंसर देखते हैं एक बार, 8 का 1 2 3। A certain goods, uncertain goods, future goods। आगे बात करते हैं। नीचे और भी प्यारा टॉपिक, और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, पूरा यूनिट इजी है, एकदम चिल पिल है। डिलीवरी इट्स फॉर्म्स एंड डेरिवेटिव्स। पहले उसने डिलीवरी का डेफिनेशन दिया जो अगेन आई कैन सी बहुत ज्यादा आसान। वॉलेंट्री ट्रांसफर मतलब मर्जी से, इच्छा से। वॉलेंट्री ट्रांसफर ऑफ पोजीशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। आप अपनी मर्जी से सामान दूसरे आदमी को दे रहे हो, इट्स डिलीवरी। फिर उसके उसने 3 टाइप्स बताए, 2 आसान 1 डिफिकल्ट। अच्छी बात यह कि आसान वाला इंपॉर्टेंट है, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी हम तीनों ही पढ़ेंगे ऑब्वियसली। स्टार्टिंग विथ एक्चुअल डिलीवरी, सबसे कॉमन टाइप का डिलीवरी। हम दुकान पे गए, वही हमने वड़ा पाव लिया और हमने उसको पैसा दिया, दिस इज एक्चुअल डिलीवरी। सो क्यों? यहाँ पे फिजिकल मूवमेंट हो रहा है, द वर्ड फिजिकल इज इंपॉर्टेंट। 2 बार उसने यूज करा, देख एक्चुअल डिलीवरी के अंदर 1 2 मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ डिलीवरी। When the goods are physically delivered to the buyer, actual delivery takes place when the seller transfers the physical possession of the goods to the buyer और उसका एजेंट। This is the most common method of delivery। ठीक है, बकवास बहुत आसान, दिमाग की बात करते हैं सर, एग्जाम के क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला वाला, माँ कसम अपनी बुक खत्म होने को आई बे, 111 पेज की थी। नहीं, मैं नया नोट बनाऊंगा। यहां पे बहुत बड़ा टॉपिक। लेट्स से वी हैव अ वेयर हाउस विच बिलोंग्स टू मिस्टर जेड। वी हैव अ गाय मिस्टर ए जिसके गुड्स यहां पे स्टोर्ड है इस एरिया में, और इसका मिस्टर ए मिस्टर जेड को रेंट पे करता है। ओके, मीनवाइल ए को मिलता है बी और बी को गुड्स चाहिए ए से। ए गुड्स बेच देता है, बी पैसा दे देता है। माल अभी भी वही जहां पहले था। क्या मतलब हुआ? ए माल बाहर निकाले फिर बी को दे, फिर बी वापस माल को अंदर वेयर हाउस में रखे? नहीं, माल अभी भी वही जहां पहले था। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले Z A के लिए रख रहा था और वो B के लिए रखेगा। मतलब अब इन गुड्स का रेंट Z पे करेगा क्योंकि ये गुड्स सेल हो चुके हैं, मालिक मिस्टर B बन चुका है, तो रेंट भी अब वो पे करेगा। मेरे काम की लाइन इज जो हमारे Z भैया हैं, रेंट अंदर लिख देता हूं, वो एक्नॉलेज करेंगे, बुक के वर्ड्स यूज करूंगा जानबूझ के, वो एक्नॉलेज करेंगे, बुक में दूसरा वर्ड लिखा हुआ है एटॉर्नमेंट, बी को कि ब्रो अभी ये गुड्स मैं तेरे लिए होल्ड कर रहा हूं। टॉपिक का नाम बताया हमने आपको, वापस एक बार लिख देते हैं, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, इसका मतलब जनवरी वालों के लिए अलग से पढ़ा रहे हैं, वो लोग नहीं पढ़े हैं। कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है मान लेना। तो यहां पे हमने मान लिया कि डिलीवरी हो गई, जबकि हुई कहाँ है? माल तो पहले भी वही था, माल तो अभी भी वही है, पर फिर भी डिलीवरी हो गई ए से बी के पास। कब हुई सर? जब जेड ने बी को बोला कि अपने गुड्स मैं तेरे लिए होल्ड करता है, डिलीवरी हो गई सर। बिना डिलीवरी हुए डिलीवरी हो गई ए से बी को, मतलब हमने मान लिया कि डिलीवरी हो गई, और मान लिया को बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव। तो पूरे टॉपिक का हैक हो गया द वर्ड वेयर हाउस।
या गो डाउन, जो भी आपको अच्छा लगे। बुक में आते हैं, ये देख, कंस्ट्रक्टेड डिलीवरी। व्हेन ट्रांसफर ऑफ गुड्स इज इफेक्टेड आया विदाउट एनी चेंज इन द कस्टडी और एक्चुअल पोजेशन ऑफ द थिंग एज इन केस ऑफ डिलीवरी बाय अटर्नमेंट एक्नॉलेजमेंट, जो मैंने लिखा था वहां पे। एग्जाम्पल 11, where a warehouse man holding the goods of A agrees to hold them on behalf of B at A's request. Constructed delivery takes place when a person in possession of the goods, मतलब warehouse वाला, when the person in possession of the goods belonging to the seller acknowledges to the buyer that he holds the goods on buyer's behalf. सिंपल भाषा में हमारा डायग्राम कि सर Z बोल रहा है B को कि ब्रो अब एक गुड्स में तेरे लिए होल्ड करता है, मतलब इंडायरेक्टली बोल रहा है कि ब्रो आज से रेंट तू पे करेगा, और बिना फिजिकल डिलीवरी हुए डिलीवरी हो गई। मान लेना हमने इसे लिखा बिकॉज देयर इज नो फिजिकल डिलीवरी, एज नो फिजिकल ब्रैकेट में एक्चुअल डिलीवरी। कितना सिंपल है, कितना लॉजिकल है। ओ बर्थडे क्या लिख रही है बेवड़ी, तो दूंगा ना मैं टाइम। नीचे डिफिकल्ट लास्ट वाला विच इज सिंबॉलिक डिलीवरी। एग्जाम्पल दिया उसने बहुत आसान है मेरे हिसाब से, की सर एक तो होगा कि आप दुकान पे जाओ और अपनी कार सर्विस में दो, डिलीवरी हुआ एक्चुअल वाला, ठीक है, बेचने की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ फिजिकल की बात कर रहा हूँ कि हमने जाके गाड़ी सामने वाले को दी, उसकी प्रीमाइसेस तक जाके इज एक्चुअल डिलीवरी। सर ऐसा भी तो हो सकता है मैंने उसको मेरी कार की चाबी दे दी और बोला ले जा, दैट इज सिंबॉलिक डिलीवरी। द क्वेश्चन ऑब्वियसली तो सिंबॉलिक और कंस्ट्रक्टिव में फ़र्क क्या होगा? कोई फ़र्क नहीं दोनों में, दोनों एक ही है, आपकी बुक में अलग अलग दिया हुआ है। सिंबॉलिक के लिए फिर भी दो एग्जाम्पल देता हूँ, एक कीज और दूसरा टोकन। एग्जाम्पल लेते हैं, आप गए डोमिनोज में, आपने अपना ऑर्डर प्लेस करा, जैसे आप ऑर्डर प्लेस करेंगे वो आपको एक टोकन देगा जिस पे एक नंबर लिखा होगा, लेट्स से लिखा हुआ है P31। आपने वो कागज़ लिया, वेटिंग फॉर द ऑर्डर, ऑर्डर में 20 मिनट हो गए, अब तक आया नहीं, आपको भूख लग रही थी, आप ये कागज़ खा गए। डोमिनोज ऐसा मान लेगा उसने आपको पिज़्ज़ा दे दिया, क्योंकि उसने आपको एक कागज़ दे दिया था, वो कागज़ आप फाड़ दो, खा जाओ, फेंक दो, आपका प्रॉब्लम। हमने आपको टोकन दिया मतलब हमने आपको पिज़्ज़ा दे दिया, आपके पास टोकन नहीं, आपके पास पिज़्ज़ा नहीं। सब मेरे पास टोकन था, टोकन गिर गया और पीछे वाले के हाथ में आ गया, पिज़्ज़ा उसका हो गया, जिसके हाथ में टोकन उसका मालिक। इसको हम बोलते हैं सिंबॉलिक डिलीवरी, सेम एज कंस्ट्रक्टिव, बट बहुत डिफिकल्ट है और ये आएगा तो पता पड़ेगा। ये रहा, आ गया। वेयर देयर इज डिलीवरी ऑफ अ थिंग इन टोकन, जैसे अगर मैं हाईवे पे जाऊंगा और जाके दुकान वाले को बोलूँगा चाय दे, वो चाय नहीं देगा, वो बोलेगा सर काउंटर से टोकन लेकर आओ, तब वो गंदा सा प्लास्टिक का टोकन लेकर आओगे, गंदा सा। अब उसको लेके आप चाय की दुकान पे जाओ या उससे आप पत्ते खेलो, हमने तो चाय दे दी आपको सर, टोकन दिया मतलब चाय दे दी। तो वेयर देयर इज अ डिलीवरी ऑफ थिंग इन टोकन ऑफ अ ट्रांसफर ऑफ समथिंग एल्स, दैट इज, अब समझ में आएगी 4-5 लाइन। डिलीवरी ऑफ गुड्स इन द कोर्स ऑफ ट्रांजिट मे बी मेड बाय हैंडिंग ओवर डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स लाइक बिल ऑफ लीडिंग, रेलवे सीट, डिलीवरी ऑर्डर्स और द की ऑफ अ वेयरहाउस containing the goods is handed over to the buyer। कुछ समझ में नहीं आया। आगे, where actual delivery is not possible, there may be a delivery of the means of getting possession of the goods। ये सब फिर भी समझ में आया। हम ऊपर का पॉइंट समझने की ट्राई करते हैं। एक वर्ड तो दिखा मुझे वहाँ पे, कीज, की ऑफ अ वेयरहाउस, और कुछ भी समझ में नहीं आया सर। एग्जाम्पल से और डिफिकल्ट हो गया, जैसे उसने यहाँ पे लिखा है, जो उसने पे लिखा ना यहाँ पे डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स, ये एग्जैक्ट पॉइंट उसने नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स। तो उसके एग्जांपल भी दिए हैं
ये रहे एग्जाम्पल से इजी होने की जगह और डिफिकल्ट हो जाता है, माँ कसम समझ नहीं आता कुछ। तो एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं, सेम डोमिनोज जैसा कि सर लेक्चर था आपका 8 बजे तक, सोचा दीदी ने भैया ने कि लेक्चर खत्म होगा तो 8:30 मूवी देखने जाते हैं F1 PVR। अब उसके लिए लेक्चर के पहले जो ब्रेक था आपका लेट्स से 4:30 को भैया गए भाग के और जाके 2 टिकट लेकर आए, खुद का और दीदी का, फॉर द मूवी 8:30 लेक्चर के बाद F1। ठीक है, मीनवाइल प्लान करते हैं उसके पीछे वाले 2 जन कि अपन भी मूवी देखने चलते हैं, तो पिंकी और पिंकी की बाजू वाली वो भी जाते हैं 4:30 को PVR टिकट लेने के लिए, बट दे रियलाइज इट इज सोल्ड आउट। पूरे दिन में एक ही शो था, इट इज सोल्ड आउट। दुखी होके वापस आ गए लेक्चर के अंदर और लेक्चर चालू हो गया। अब जब लेक्चर चल रहा था, आगे वाले दोनों ऑब्वियसली पढ़ रहे हैं, पीछे वालों का ध्यान उनके टिकट के ऊपर है। पीछे बैठी हुई दीदी भैया के जेब में से दोनों टिकट चुरा लेती है जब भैया बैठ के डायग्राम बना रहे होते हैं, और टिकट आ गया दीदी के पास। नाउ इट इज 8:30। गेट के बाहर 4 लोग खड़े हुए हैं, भैया, दीदी, पिंकी, पिंकी के बाजू वाली। भैया अपनी जेब में ढूंढ रहे टिकट, मिल नहीं रहा। दीदी को बोलते यार तू ढूंढ, शायद तेरे पास होगा। वो ढूंढ रही है, वो भी नहीं मिल रहा। दोनों दूसरे को मस्त मस्त वर्ड्स यूज कर रहे हैं, कहाँ है टिकट, कहाँ है सब। उतने में पिंकी बोलती है एक्सक्यूज मी प्लीज हमें जाने दो। ये दोनों साइड में हो जाते हैं और माँ कसम ये दोनों अंदर घुस जाते हैं। रीजन, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। जिसके हाथ में कागज वो उसका मालिक, जस्ट लाइक डोमिनोज का कूपन, जिसके हाथ में कूपन वो उसका मालिक। वापस पीछे जाता हूँ, इसी लैंग्वेज पे आते हैं पहले, फिर डिफिकल्ट लैंग्वेज पे जाते हैं। इजी मार्क करता हूँ पहले, यहाँ से डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड एनी डॉक्यूमेंट यूज्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एज अ प्रूफ of possession or control over the goods, or is for authorizing or purporting to authorize either by endorsement or by delivery the possessor of the document to transfer or receive the goods thereby represented। जिसके हाथ में कागज वो उसका मालिक। एक और आसान भाषा लिखी हुई है शायद, ये रहा देख, एक और इजी लैंग्वेज, सेम ही है मतलब ये। इट इज अ डॉक्यूमेंट यूज्ड इन द ऑर्डरिंग कोर्स ऑफ बिजनेस एज अ प्रूफ ऑफ पोजेशन और कंट्रोल ऑफ द गुड्स। It authorizes, वही जो हमने ऊपर लिखा, either by endorsement or by delivery the possessor of the document to transfer or receive the goods represented by it। तो मेरे पास अगर वो कागज है तो डोमिनोज का डिलीवरी मेरे पास होगा, सिंपल। दिस इज डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। क्वेश्चन इज, उसके एग्जाम्पल खतरनाक है सर। बिल ऑफ रीडिंग घंटा नहीं पता, डॉक वारंट घंटा नहीं पता, वेयर हाउस कीपर सर्टिफिकेट नहीं पता, वॉरफिंगर सर्टिफिकेट नहीं पता, रेलवे सीट नहीं पता, मल्टी मॉडल नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। एक दो एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने सब लिखा है यहाँ पे एक्स्ट्रा आपके नॉलेज के लिए, मैं फिर भी एक दो एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे मैंने भी मेरा बाइक अहमदाबाद से मुंबई ट्रांसफ़र किया था बाय रेल। तो यहाँ पे ट्रेन है, ट्रेन के अंदर मैंने अपना बाइक चढ़ा दिया। जैसे ही बाइक चढ़ाऊंगा रेलवे वाले मुझे कागज़ देंगे, उसमें लिखा होगा ट्रेन का नंबर, ट्रेन का नाम, मेरा नाम, बाइक का नाम, बाइक का नंबर, कितने बजे ये चढ़ी और कहाँ उतरेगी, और ये लिख के वो मुझे दे देंगे। इसको बोलते हैं रेलवे रिसीट। अब मैं तो जा नहीं रहा बॉम्बे, मैं तो बाद में जाऊंगा बाकी सामान पैक करके। तो प्रॉब्लम इज, जब ये ट्रेन बॉम्बे पहुंचेगा तो बाइक का क्या होगा। तो मैं दिमाग लगा के इसकी फ़ोटो भेज दूंगा बॉम्बे में मेरे एक दोस्त को। अब जैसे ही ट्रेन पहुंचेगी मेरा दोस्त बॉम्बे के अंदर ये फ़ोटो दिखाएगा और मेरी बाइक की डिलीवरी ले लेगा। जिसके हाथ में कागज़ उसके हाथ में कंट्रोल, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, दिस रेलवे सीट। कितना आसान है। ऐसे को बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं। जैसे बिल ऑफ रीडिंग है
शिप में यूज होता है। चल मैं वो भी बता देता हूं आपको। शिप के अंदर कभी भी कोई सामान लोड होता है, ऐसे कोई भी सामान, कार्गो बोलते हैं उसको, कुछ भी लोड होता है, तो शिप का जो कैप्टन होता है उसके पास एक कागज होता है, वो वेरीफाई करता है उसके अंदर कि ये सारा सामान इसमें बराबर लिखा है कि नहीं लिखा। सपोज सामान के अंदर वी हैव 100 आईफोन्स, 100 आईपैड्स, ठीक है, 100 एयरपॉड्स, इतना सामान चढ़ा आपने, अभी लिखा होगा कागज में, और ये कागज ये कैप्टन वेरीफाई करता है और फिर उसके ऊपर साइन करता है कि हाँ मैंने चेक करा ये सब सामान है। अब ये शिप जाएगा यहां से पूरा सेल करके डेस्टिनेशन तक। अब जब डेस्टिनेशन में माल उतारेगा तो सर किसके हाथ में आएगा? उसके हाथ में जिसके पास इस कागज का कॉपी है, और वो उतारते टाइम चेक करेगा कि भाई जितना इसमें लिखा हुआ है उतना ही उतरा कि नहीं उतरा। कहीं ऐसा ना हो कि आईपैड लिखे थे 100, मुझे 99 दिख रहे हैं, मतलब एक चोरी हो गया सर। इसलिए ये काम आता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड बिल ऑफ लीडिंग। ऐसी नॉलेज के लिए बताया, काम का नहीं है कुछ, ठीक है, क्योंकि साहब आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं। एक और बताया तो मल्टी मॉडल मीन्स मोर देन वन मीन्स ऑफ ट्रांसफर। यहाँ से पहले ट्रक में गया, ट्रक से बाद में ट्रेन में जाएगा, ट्रेन से बाद में शिप में जाएगा, दैट इज मल्टी मॉडल, मोर देन वन मोड ऑफ ट्रांसफर। कंक्लूजन, उस कागज जिससे मेरे पास कंट्रोल आ जाए गुड्स का, इस डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, सिंपल। दूसरा आता है फिर डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल। डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल, एग्जैक्ट अपोजिट, एग्जैक्ट मतलब एग्जैक्ट अपोजिट। मेरे पास एक शेयर सर्टिफिकेट है, उस पर लिखा हुआ है लेट्स से रिलायंस लिमिटेड, मेरा नाम विश्वनाथ शर्मा और 100 शेयर्स, और मुझसे कागज घूम जाता है, जैसे मूवी का टिकट घुमाता है वैसे मुझसे कागज घूम जाता है और आ जाता है आपके हाथ में। कितना ऑब्वियस है आप इसके मालिक नहीं बनोगे सर, क्योंकि इसके अंदर इट इज शोइंग मेरा नाम। तो इट इज अ डॉक्यूमेंट विच इज शोइंग टाइटल। तो आपके पास आ भी जाएगा तो भी आपका नहीं होगा, मेरा ही रहेगा, विच इज एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। देख पढ़ते हैं, there is a difference between document showing title and document of title. A share certificate is a document showing title but not document of title. It merely shows the person named in the share certificate is entitled to shares represented by it, but it does not allow that person to transfer the share mentioned therein by mere endorsement. किसी को दे देने से उसका नहीं हो जाएगा, on the back of the certificate and delivery of the certificate। नीचे तो हमने लिखा डॉक्यूमेंट ऑलरेडी, और ग्रीन में एक्स्ट्रा आपको पढ़ना हो कभी तो। दिस इज ऑफ एंड शोइंग। देखो एक बार यहां तक डाउट है तो पूछ सकते हैं मुझसे। मैं हूं पेज नंबर 3.7 तक, 7 पेज करे अपन ने, यहां तक डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हैं। मैं 2 से 5 मिनट वेट करता है, 2 to 5 मिनट्स। 7 पेज आपके पास है। काम का टॉपिक था उसमें कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, और जो मैंने अभी पढ़ा डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, 2 टॉपिक काम के थे। देखो एक बार यहां तक डाउट है तो पूछ सकते हैं।
Thank you.